AR देसाई ही है। इनका राष्ट्रवाद चल रहा है और राष्ट्रवाद का 5वां चरण के बारे में आज बताया जाएगा। राष्ट्रवाद के विकास का जो 5वां चरण बताया है AR देसाई ने, उसका काल है 1934 से 1939 तक। इस चरण में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के परिणाम स्वरूप, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध तो 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परिवर्तन आए थे। इस समय परिवर्तन के रूप में रूसी क्रांति की सफलता से साम्यवादी विचारधारा बलवती होने लगी। समाजवाद और साम्यवाद की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने लगा। भारत के विभिन्न राष्ट्रवादी समूह की कांग्रेस के नेतृत्व में धीरे धीरे आस्था समाप्त होने लगी। लोग छोटे छोटे संगठन बना लिए अपने, किसी ने साम्यवादी पार्टी बनाई, किसी ने समाजवादी संगठन बनाए और धीरे धीरे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम की एक पार्टी अस्तित्व में आई। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 की जो क्रांति थी उसकी सफलता और प्रथम विश्व युद्ध में आई आर्थिक मंदी से पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया था और सोवियत संघ और रूस के प्रति, साम्यवाद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने लगा था। भारत के बुद्धिजीवियों को समाजवादी सिद्धांत भाने लगा था। कांग्रेस के नेतृत्व में दो वृहद आंदोलन की अपेक्षाओं के अनुरूप सफल न होने के कारण कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो गया था लोगों का। वृहद आंदोलन कौन से थे? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन जो था वो बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये पूर्णतः महात्मा गांधी ने इसे अहिंसक आंदोलन घोषित किया था। तो ये लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जब ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वहीं समाप्त कर दिया। और इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, जो 11 सूत्री मांगों के आधार पर संचालित हुआ था, धीरे धीरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान उसे भी बीच में बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस कर आंदोलन जो है अप्रत्यक्ष रूप से चला था। तो ये आंदोलन की विफलताएं थी कुछ। उस समय जो सोच रख के आंदोलन शुरू किए गए थे वो पूर्णतः उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई। फिर भी इसने लोगों को, इन आंदोलन ने लोगों को जन सामान्य स्तर में चेतना जागृत की और लोगों को एकजुट किया था। अखिल भारतीय आंदोलन ये इसलिए कहलाए थे। इनके परिणाम स्वरूप विभिन्न आर्थिक समूह अपने स्वतंत्र संगठन बनाने लगे थे और जिसमें थे बहुत से संगठन। ये थे पहला संगठन इसमें बता सकते हैं ऑल इंडिया किसान महासभा का गठन, यानी ये किसानों का, छोटे किसानों का एक महासभा थी जो जमींदारी आंदोलन के विरुद्ध, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध थी। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक और आर्थिक संगठन जैसे आंध्र किसान सभा, RSS जो आज भी संचालित है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इंटक जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इस तरीके के संगठन अस्तित्व में आए जिनका कार्यक्रम अहिंसक विचारधारा पर आधारित नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग कारणों से अलग अलग समूहों में और भिन्न भिन्न समय पर विकसित हुई है। जहां AR देसाई जैसे विचारक इसके पीछे आर्थिक कारणों पर बल देते हैं, वहीं राष्ट्रवादी विचारकों के अनुसार आधुनिक शिक्षा के संपर्क में विभिन्न समूह आए और उनमें लोकतांत्रिक, जन संप्रभुता, तार्किक भावनाओं का विकास हुआ और उनमें विदेशी शासन के प्रति वैमनस्य और स्वतंत्रता के प्रति विश्वास विकसित हुआ और स्वतंत्रता की जो चेतना जागृत हुई और प्रेरित होकर भारत के लगभग सभी वर्ग व समूहों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः 15 अगस्त 200 वर्ष के अंग्रेजी शासन की समाप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के रूप में हमें दिखाई दी। ये तो इनका राष्ट्रवाद का विकास का सिद्धांत है। अब हर विद्वान के विचारधारा में कुछ कमियां रहती हैं, पद्धति में कमियां रहती हैं, तो वो उसकी आलोचना के रूप में दूसरे विद्वान प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि सभी का प्लस पॉइंट, प्रत्येक विचारधारा का प्लस और माइनस पॉइंट दोनों होते हैं। अब यहाँ पर AR देसाई की आलोचना के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ।
A.R. देसाई, पहली आलोचना जो है करी गई है, A.R. देसाई का दृष्टिकोण आर्थिक निर्धारणवादी है, परंतु इनके अतिरिक्त अन्य विचारक जैसे लुई ड्यूमॉन्ट, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज में जाति तथा संस्कृति सामाजिक संरचना का आधार रही है, न कि आर्थिक शक्तियाँ। और जबकि A.R. देसाई ने अपनी संपूर्ण पद्धति में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रमुख आधार आर्थिक शक्तियों पर बल दिया है, बाकी सभी तत्वों की उपेक्षा कर दी। जबकि जाति और अन्य विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक तथ्यों का भारतीय समाज पर विशेष प्रभाव रहा है। दूसरी आलोचना है, योगेंद्र सिंह कहते हैं, सभी सिद्धांतों के अपने गुण दोष होते हैं। इनके अनुसार A.R. देसाई पूरे तर्क व शक्ति से मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भारतीय समाज पर लागू करते हैं, परंतु उन्होंने कोई तर्क या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। ठोस सिद्धांत का जीवन उनकी प्रामाणिकता होती है। तो प्रामाणिकता में संदेह बताते हैं योगेंद्र सिंह। अगली जो आलोचना है वो M.N. श्रीनिवास ने कहा है इस संदर्भ में कि भारतीय समाज में जाति और धर्म दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो मूलतः अन्य सभी संस्थाओं की निर्धारक रही हैं। इसलिए भारतीय समाज पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण लागू नहीं किया जा सकता है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता। अगली आलोचना है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, ना तो पूर्णतः पूंजीवादी ना पूर्णतः समाजवादी, यानी पूंजीवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण। और ये मिश्रित मॉडल क्यों अपनाया गया? क्योंकि उस समय की मांग थी जिसका प्रतिफल उदारीकरण के युग में भारतीय समाज उठा रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार गरीबों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थी, पूर्णतः सही नहीं है। तो निष्कर्ष तौर पर हम ये कह सकते हैं कि A.R. देसाई भारत के अग्रणी मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने विभिन्न विद्वानों को एक नई दिशा और एक नया मार्गदर्शन किया कि हम इस दृष्टिकोण से भी भारतीय समाज को समझ सकते हैं। हालांकि इनका दृष्टिकोण बहुत लोकप्रिय नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी जिस प्रकार आर्थिक शक्तियों को केंद्र में रखकर देसाई ने भारतीय समाज का संपूर्ण विवेचन किया, वह एक नया आयाम है। यूरोपियन समाज की तरह आर्थिक शक्तियां धर्म, संस्कार, जाति आदि से यूरोपियन समाज में धर्म, संस्कार, जाति जैसे मूल तत्व नहीं हैं। वहाँ की जीवन शैली का मूल आधार उत्पादन, उपभोग और वितरण है और किसी भी सामाजिक संरचना का अस्तित्व उस पर निर्भर करता है। इसलिए देसाई के दृष्टिकोण को अस्वीकार भी नहीं कर सकते। यानी इसमें ये बताया गया है कि अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण, आज की राजनीति को देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं। आज कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा आर्थिक हानि हो रही है लोगों को और अर्थव्यवस्था का विशेष प्रभाव पड़ता है सभी क्षेत्रों पर। इसलिए A.R. देसाई को दृष्टिकोण को इस संदर्भ में नकारा नहीं जा सकता।